आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लिटरेरी एनालिसिस क्या होता है। लिटरेरी एनालिसिस इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग द स्टोरी बट इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द लाइन्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने कोई पोयम पढ़ी या हमने कोई नॉवेल कोई भी स्टोरी पढ़ी सिलेबस या अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस, तो एक तो हम सरफेस लेवल पे पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, लेकिन लिटरेरी एनालिसिस लिटरेचर में ये होता है कि हम जब बिटवीन द लाइंस पढ़ें कि जो कहानी हम पढ़ रहे हैं या जो चीज़ें हम देख रहे हैं अपने सामने, सिलेबस हो या कुछ भी हो, उसके पीछे जो ऑथर हैं उनका कहने का पर्सपेक्टिव क्या है, वो ये चीज़ क्यों कह रहे हैं, ये होता है लिटरेरी एनालिसिस। और ये सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं है, एनालिसिस और स्टोरी टेलिंग में बहुत फ़र्क होता है। और इसे समझने के सबसे पहले मेन 5 स्टेप्स होते हैं। अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें लिटरेरी एनालिसिस को, इसके 5 स्टेप हैं। सबसे पहला ये है, वही जो मैंने पहले कहा कि इसके पीछे का व्हाट देखना। व्हाट मतलब ये क्या है। जैसे हम अगर वॉदरिंग हाइट्स की बात करें, हम सबने पढ़ी है, ऑलमोस्ट सबने, मुझे लगता है प्राइड एंड प्रेजुडिस भी पढ़ी होगी जेन ऑस्टिन की। इसमें सरफेस लेवल पे क्या कहा गया है, जिसमें हम बस थीम्स के बारे में जानते हैं, उसमें जो प्लॉट है या सेटिंग है, कितने पैराग्राफ्स पे हैं, कब जाके क्लाइमेक्स एंड में आता है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, ये एक सरफेस लेवल की चीज़ है। दूसरी चीज़ उसके पीछे का वाई देखना होती है कि जो ऑथर हैं, जिन्होंने नॉवेल लिखी है, जिन्होंने लिटरेचर लिखा है, कोई भी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं या कोई पोएट हैं, वो ये चीज़ क्यों लिख रहे हैं, किसी ने वो पोएम क्यों लिखी है। जैसे हमने ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ी है, स्कूल में हम सबकी फेवरेट होती थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसपे हम लोग काफ़ी डिबेट भी करते थे कि भगवान के बारे में कुछ बोला जा रहा है गलत। किसी को लगता था एज अ किड, जब हम ये चीज़ समझ नहीं पाते थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे हम मेच्योर हुए तब हमें उसके बिटवीन द लाइंस के बारे में समझ में हमें पता चला कि असल में वो पोएट कहना क्या चाहते हैं। ये होता है लिटरेरी एनालिसिस का सेकेंड स्टेप, बिटवीन द लाइंस समझना। और जो तीसरी चीज़ इसमें आती है वो ये है, जो भी टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, जो भी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, वो रियल लाइफ में कनेक्टेड कैसे है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात की, वो कनेक्टेड कैसे है हमसे। एमए में इग्नू के सिलेबस में एक है गाजर हलवा करके, जिससे मैं काफ़ी कनेक्ट कर पाई थी अभी आजकल की रियल लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं। ये कैसे कनेक्ट करती है कोई चीज़ सोसाइटी से, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कोई भी प्रॉब्लम है आजकल चल रही है या आज से पहले थी जिस टाइम पे वो लिटरेचर लिखा गया, तो वो उस टाइम पे कनेक्टेड कैसे थी, या आज के टाइम पे अगर कुछ लिखा गया है तो वो आज के टाइम के हिसाब से कनेक्टेड कैसे है। ये हो गई तीसरी चीज़। चौथी चीज़ ये होती है, जब हम अगर एग्ज़ाम्स की बात करें, लिटरेरी एनालिसिस को अगर हम एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें, तो चौथी चीज़ हम इसमें ये ऐड कर सकते हैं अपना खुद का क्रिटिसिज्म। किसी चीज़ को हम कैसे देखते हैं, हम कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक पोएट ने अगर एक पोएम लिखी है या किसी नॉवेलिस्ट ने एक नॉवेल लिखी है, किसी ने ट्रेजेडी लिखी है, शेक्सपियर ने कोई ड्रामा लिखा है, उस चीज़ में हम अपना क्या इनपुट अलग से डाल सकते हैं एनालिसिस के तौर पे। और एनालिसिस एक स्टोरी टेलिंग नहीं है, उसमें आपको सीक्वेंस में समझना होता है कि कहाँ से कौन सी चीज़ कनेक्टेड हो रही है। जैसे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में जब मैंने पढ़ी थी अपने ग्रेजुएशन में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, तो मुझे बहुत डाउट था इस बात पे कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नाम क्यों है इसका, इसका नाम कुछ और होना चाहिए था। मैं कनेक्ट नहीं कर पाती थी, मे भी मुझे शायद समझ नहीं आई होगी वो बात कि क्यों जो राइटर है उन्होंने उस बुक का नाम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज लिखा है, कुछ और हो सकता था। तो इसका रीज़न देना, जैसे अगर हम कोई पोएम पढ़ रहे हैं जिसमें हम सोचते हैं कि इसमें किसी के ट्रॉमा को एक्सप्रेस किया गया है, तो उसमें जो हमारा क्रिटिसिज्म है या हमारा इनपुट है वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो सकता है, वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो सकता है। तो उसमें हमारा जो इनपुट है वो क्यों वैलिड है, ये चीज़ बताना, ये होता है लिटरेरी एनालिसिस का फोर्थ पार्ट। ये एक सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं है। आप अगर स्टार्ट करते हैं, आपको कोई चीज़ पे डाउट है, आप कोई अपना इनपुट देना चाहते हैं, तो आप पहले वो लिखेंगे कि मुझे, जैसे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के बारे में मैंने बताया कि इस टाइटल से मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, तो मैं लिखूंगी कि मुझे, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं कि आप इसके टाइटल से कितने सहमत हैं, कितना अग्री कर रहे हैं कि इस नॉवेल का यही टाइटल होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर ड्रामा का टाइटल जो है वो यही होना चाहिए। तो जनरली हम रीजंस देते हैं कि हम क्यों अग्री कर रहे हैं,
हमें स्कूल में भी कॉलेज में भी ऐसा बताया जाता है, लेकिन अगर हम अग्री नहीं करते तो भी हमें वो रीज़न बताने होते हैं। ये प्रॉपर वे होता है किसी क्रिटिसिज्म को लिखने का। उसके बाद जो 5वां स्टेप होता है वो ये होता है हमारे लिटरेरी एनालिसिस को लेके कि जो स्टोरी टेलिंग है, अगर हम कर भी रहे हैं एज अ स्टोरी टेलर, कोई चीज़ बता भी रहे हैं, तो वो कितनी इम्पैक्टफुल है। क्या हम किसी चीज़ को सिर्फ नेगेटिव बताने के लिए स्टोरी अलग से अपना इनपुट दे रहे हैं, स्टोरी टेलिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं, कि या फिर हम किसी एक टाइटल को पकड़ के हम अपनी कोई स्टोरी लिखना चाह रहे हैं और हम अलग लिखने के लिए कुछ भी लिख दे रहे हैं। ये नहीं होता है। एक प्रॉपर एनालिसिस होना ज़रूरी होता है, उसे लिटरेरी एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ पढ़ा तो आपने उल्टा सीधा किसी चीज़ का कोई भी मतलब निकाल लिया और फिर लिख दिया और आपको लगा कि आपने एनालिसिस किया, या मुझे लगा कि मैं एनालिसिस कर रही हूँ। ये एनालिसिस नहीं होता है। हमें सीरियसली पढ़ना होगा, सीरियसली किसी चीज़ को समझना होगा। जो भी टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे असाइनमेंट बनाने के पर्सपेक्टिव से, या किसी भी पर्सपेक्टिव से हो, तो उसमें अपना इनपुट डालना और अपना मतलब एनालिसिस करना, अपना क्रिटिसिज्म देना। इन सब के साथ जो 5वां सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि ये इसका कोई बेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस क्रिटिसिज्म के नाते हम कुछ भी बोल दें, या हम दो अलग अलग एज के लोगों में कंपैरिजन कर दें। जैसे किसी एलिजाबेथ एज में किसी ने कुछ लिखा है, उसका कंपैरिजन हम कंटेम्प्रेरी से हर वक्त नहीं कर सकते। होता है, कंपैरिजन होता है अच्छा बुरा दिखाने के लिए, लेकिन हम वो हर वक्त नहीं कर सकते कि हर बात में बस क्योंकि कंपैरिजन करना है इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते। कंपैरिजन का कोई बेस होना चाहिए। लिटरेरी एनालिसिस करते वक्त 5वां पॉइंट सबसे ज़्यादा